नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। ऐसे समय में जब कोरोना वायरस का तांडव हमारे पूरे देश में हाहाकार मचा रहा है, अचानक से ब्लैक फंगस का संक्रमण भी बहुत तेजी से फैलने लगा है। कई राज्यों से ब्लैक फंगस संक्रमण बढ़ने की खबरें आ रही हैं। ये बीमारी उन लोगों को विशेष तौर पर अपने शिकंजे में ले रही है जो कोरोना से हाल ही में ठीक हुए हैं। इस बीमारी के खतरे, बचाव और इलाज पर हम मेडिकल एक्सपर्ट से बात करेंगे। एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। महापेश उर्पेड़ी को कोरोना से रिकवर होने के 20 दिन बाद धुंधला दिखने लगा। अस्पताल पहुंची तो जिंदगी बच गई, लेकिन आंखों की रोशनी चली गई। सबसे पहले कोविड हुआ था। कोविड के 13 से 14 दिन बाद जब ये रिकवर होने में अप्रोक्स हो गए थे, कोविड की रिकवरी कंप्लीट हो चुकी थी, उसके बाद इनको जो है सिर में दर्द और जबड़े में जो दर्द हुआ था, उसके साथ साथ कान में दर्द हुआ और आंखों में स्वेलिंग आके एक आंख जो है पूरी बंद हो चुकी थी, आंख से दिखना बंद हो गया था। सर, इनको पहले कोविड हुआ था। कोविड होने के बाद इनको स्टेरॉइड दिया था। स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट हुआ। इनको थोड़ा पहले शुगर था तो इनको साइड इफेक्ट हो गया, तो फंगस हुआ वो लेफ्ट में और राइट में। तो वो फंगस की वजह से इनका आंख डैमेज हुआ। जब देश कोरोना महामारी जंग में जुटा हुआ है, उसी वक्त वायरस ने एक नया मोर्चा खोल दिया है। वो मोर्चा है ब्लैक फंगस का। ब्लैक फंगस से होने वाले इन्फेक्शन म्यूकरमाइकोसिस आमतौर पर नाक से शुरू होकर आंख और दिमाग तक पहुंचता है। अगर इसे शुरुआत में ही डिटेक्ट कर लिया जाए तो मरीज ठीक हो सकता है, लेकिन अगर देरी हुई तो न सिर्फ जानलेवा है, बल्कि जो बच रहे हैं उनकी आंखों की रोशनी जाने का खतरा बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में देश के तमाम शहरों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन केस बढ़े हैं। गुजरात में 700 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। पिछले 2 दिन में अहमदाबाद सिविल अस्पताल में ब्लैक फंगस के 86 नए केस आए हैं। अहमदाबाद सिविल अस्पताल में इस वक्त ब्लैक फंगस से करीब 200 मरीज उपचार ले रहे हैं। राजकोट से भी पिछले 2 दिनों में 200 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। गांधीनगर और मेहसाणा जैसे छोटे शहर में भी 30 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक ब्लैक फंगस से 50 केस मिले। राजस्थान में पिछले 5 दिनों में ब्लैक फंगस के 60 मरीज मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के बाद सैकड़ों मरीजों में ब्लैक फंगस फैल रहा है। कानपुर में भी 4 ब्लैक फंगस का संक्रमण सामने है। हालांकि इसका कोई आधिकारिक आंकड़ा सामने नहीं आया। यह इतनी तेजी से फैलता है कि इससे पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। राहत की बात यह है कि फंगस एक मरीज से दूसरे मरीज में नहीं फैलता, लेकिन किसी के शरीर में इस फंगस की एंट्री हो गई तो ये शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। यानी अगर किसी को इसके लक्षण दिखें तो देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए। आज तक ब्यूरो। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, दूसरी लहर जो है वो कहर बरपा रही है, तीसरी का खतरा हमारे सामने मुंह बाए खड़ा है। बच्चे हमारे उससे प्रभावित हो सकते हैं, इस तरह की आशंका जताई जा रही है। और ऐसे में ये ब्लैक फंगस, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स का, एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल मौजूद है। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर सतीश जैन, नमस्कार। आप चारों का स्वागत। हम समझने की यहाँ पर कोशिश ये करेंगे, बहुत छोटे छोटे से सवाल आप लोगों से पूछेंगे। ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इससे कैसे बचें, नौजवानों को कितना प्रभावित कर रहा है, बच्चों में क्या ये हो सकता है, क्या इससे जान जाने का खतरा है। हम 1 घंटे में ये समझना चाहते हैं आप चारों से, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स से हमारे, कि ये क्या है, कैसे बचें। डॉक्टर रवि मलिक, सबसे पहले सर, क्या है ये म्यूकरमाइकोसिस ब्लैक फंगस, कैसे समझें इसे हम सर? देखिए, फंगस को हम नॉर्मल लैंग्वेज में फफूंदी कहते हैं, और ये फंगस जो है ये एनारोब्स होते हैं और ये कहीं पर भी ग्रो कर सकते हैं। म्यूकोमाइकोसिस जो है, ये जो पेशेंट्स कोविड से रिकवर कर रहे हैं या जो कोविड के अभी क्षेत्रफल में चल रहे हैं, उनके ऊपर ये अटैक कर देता है। खासकर कि अगर वो थोड़े एल्डरली हैं, डायबिटिक्स हैं, ये डायबिटिक्स को ज्यादा टारगेट करता है, या वो कोई इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट ले रहे हैं, या उनको हैवी डोज स्टेरॉइड दिए गए हैं,
इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए, तो उनको ये अफेक्ट करता है। ये फंगस जो है सही जी अगर बताऊं तो ये सॉइल में भी मिलता है, एयर में भी होता है, लेकिन ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जिनका शरीर जो है परिपक्व है, परिपूर्ण है, जिनकी इम्यूनिटी ठीक है, उनको अटैक नहीं कर पाता। लेकिन जब कोविड में शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाती है तो ये नाक के जरिए अंदर चला जाता है और ये काफी नुकसान करता है। इसका सही जी हाल में ही, क्योंकि मैं कोविड सेंटर चलाता हूँ, 2 केसेस हमने डायग्नोज किए हैं और अर्ली डायग्नोज करके इनकी ट्रीटमेंट भी हो गई और वो भले चंगे भी हो गए हैं। इसमें मेन चीज है हमें अर्ली डायग्नोसिस करनी चाहिए। अर्ली साइंस जिनके बताना चाहूंगा, कोई भी पेशेंट जो कोविड का है, जो कोविड से रिकवर कर रहा है, खास करके अगर वो डायबिटिक है, एल्डरली है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, वो हमेशा ध्यान रखे कुछ सिम्टम्स का। 5 सिम्टम्स बता रहा हूँ। नंबर 1, अगर आपको लगे कि आंख बाहर की तरफ बल्ज कर रही है, जिसे हम प्रोप्टोसिस कहते हैं, अगर आपको कहे लगे कि पलक आपकी बैठ गई है, जिसे हम टोसिस कहते हैं, अगर आपको सीवियर हेडेक हो रहा है या नाक के और फेस के एरिया में बहुत ज्यादा हेडेक होना शुरू हो गया है। नंबर 4, अगर लगे आपका नाक किसी चीज से ठस हो रहा है और बंद हो रहा है, तब भी आप इसका ध्यान रखें। और नंबर 5, अगर आपको हाई ग्रेड फीवर, हेडेक ये सब होने लग जाए, शुरुआती दौर में अगर हम इसको पकड़ लेते हैं तो इसका इलाज बहुत बहुत सरल है, सिंपल है और जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर ये बढ़ जाता है तो फिर उसमें आंख की रोशनी भी चली जाती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं। और इसके अंदर एक अनुभवी और मजबूत टीम की जरूरत है, जिसमें ईएनटी स्पेशलिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, आई स्पेशलिस्ट, इंटेंसिविस्ट, ये सब डॉक्टर्स की एक मजबूत टीम का होना बड़ा जरूरी है। और समय रहते अगर हम इसका इलाज करते हैं तो इससे जान बचाई जा सकती है। लेकिन अगर ये बढ़ जाए तो इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग और इससे जान भी जा सकती है। एक सही जी लास्ट में मैं और बात बताना चाहूंगा, ये केवल ब्लैक फंगस ही हमें तंग नहीं कर रही है। कोविड के बाद 6 हफ्ते का पीरियड मैं सब व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि ये थोड़ा हाई रिस्क पीरियड होता है। लोग खुश हो जाते हैं कोविड गया तो सब कुछ गया, लेकिन 6 हफ्ते हमें ध्यान रखना है। इसमें एरिथमियाज भी कई बार हो जाते हैं, पर्सनैलिटी चेंजेस भी होते हैं, ये ब्लैक फंगस भी हो सकती है, ब्लीडिंग्स भी हो सकती हैं, हार्ट अटैक्स भी हो सकते हैं, तो इनके चांसेस रहते हैं। तो आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत आप अपने डॉक्टर से राय। ठीक है सर। डॉक्टर मलिक, आपने बहुत विस्तार से, बहुत अच्छी तरह से हमें समझाया ब्लैक फंगस, म्यूकोरमाइकोसिस ये होता क्या है। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर मलिक जो बातें बता रहे हैं और जो लक्षण बता रहे हैं वो तो आम लक्षण है भाई। आपको हमें किसी को भी सर्दी जुकाम होता है, नाक बहती है, सर में दर्द होता है, आंखों में जलन होती है, तो डॉक्टर स्वाति हम ये समझे कैसे, हम ये माने कैसे कि ये ब्लैक फंगस के लक्षण हैं? क्या सिर्फ जो कोविड से ठीक हो चुके हैं या जिन्हें कोरोना हुआ है वही इससे इफेक्ट होंगे या आप और हम भी हो सकते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सईद जी आपका, और यही ये समझना ज़रूरी है कि ये फंगस आमतौर पे हमारे चारों तरफ है, लेकिन ख़ास तौर से ऐसा वर्ग जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, यानी कि उनके शुगर लेवल्स 300-400 जा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, या फिर ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स हैं, या ऐसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, या ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें न्यूट्रोपीनिया होता है। ये जो ऐसा वर्ग होता है जिनका पहले से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स जिनको चल रही होती हैं, जिनका इम्यूनिटी लेवल काफी कम होता है, ये खास तौर से ऐसा वर्ग है जिसमें हम ब्लैक फंगस ज्यादा होते देख रहे हैं। अब 2 सिचुएशन हो सकती हैं जो अभी हम फिलहाल देख रहे हैं आजकल। एक, ऐसे लोग जिनका अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है या कहीं पर, और जो आप ऑक्सीजन आते हुए देखते हैं उसके साथ एक छोटा सा टैंक लगा होता है, छोटा सा, जिसमें कि पानी होता है, जिसमें से ऑक्सीजन निकल कर आ रहा होता है। या तो वो पानी अगर गंदा है, क्योंकि उसमें भी ये फंगस ग्रो कर जाता है, तो वहां से संक्रमण जो है इन लोगों तक पहुंच रहा है। या जो लोग ठीक होके अपने घर जा रहे हैं, वो जो स्टेरॉइड उनको वहां पर दिए गए और घर पर भी उनको टेपरिंग की जाती है और बोला जाता है कि आपको लेना है, वो लेते रहते हैं, लेकिन अपने शुगर का कंट्रोल वो खो देते हैं, उसके ऊपर वो ध्यान नहीं देते हैं। और ऐसी स्थिति में ये फंगस जो है उन लोगों के ऊपर इफेक्ट करता है और उन लोगों को ये समस्याएं सामने आ सकती हैं। तो आम तौर पे हम नॉर्मल रूटीन लोगों में ये परेशानियां नहीं देख रहे हैं। ये ज्यादा परेशानी उस वर्ग में है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि वो डायबिटिक हैं, क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसके प्रति हम बहुत लापरवाह रहते हैं और अक्सर लोग ट्रीटमेंट भी समय पर इसका नहीं कराते। इसलिए अगर आप स्टेरॉइड थेरेपी पर हैं तो आपको जरूर अपना शुगर भी एक बार मॉनिटर करके देखना चाहिए कि वो ज्यादा बढ़ तो नहीं रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जानने का। दूसरा, बाकी जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको कई बार वो घबराते हैं कि हम इंसुलिन पे शिफ्ट नहीं होंगे, और जब हम स्टेरॉइड थेरेपी देते हैं और हमें स्ट्रिक्ट
शुगर कंट्रोल चाहिए होता है तो हम उन्हें इंसुलिन पे आने की एडवाइस देते हैं। तो इस पर भी आना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि अभी शुगर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। और जैसे लक्षण अभी डॉक्टर साहब ने बताए, अगर आधी फेस में दर्द हो रहा है, आपको नाक आपकी जो है बंद हो रही है, या उसमें से खून आ रहा है, या लाल काले जो क्रस्ट इसमें बनते हैं, इसीलिए इसका नाम ब्लैक फंगस भी है। मुंह के अंदर भी, नाक के अंदर बन सकते हैं। नाक की टिप पर आपको जो है एहसास कई बार खो जाता है, या काले काले धब्बे आ सकते हैं, या आंखें लाल हो सकती हैं, देखने में आपको ब्लरी विजन हो सकता है, या लाल बड़ी आंखें हो जाती हैं। तो ये सब चीजें अगर कहीं किसी को भी दिख रही हैं तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और शुरुआती लक्षणों में अगर आप कर लेंगे तो हमारे पास इसकी दवाइयां हैं जिससे कि हम आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन डॉक्टर स्वाति, जो भी लक्षण आपने और डॉक्टर मलिक ने बताए हैं, हम एक बार फिर से कह रहे हैं मैम कि ये तो हमें भी पिछले दिनों हमने भी नोटिस किया कि मेरी आंखों में जलन हो रही है, लाल आंखें हो रही हैं और लग रहा है कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक है कि हम कैसे समझें कि ये ब्लैक फंगस है या नहीं। तो हम इस पर डॉक्टर मलिक और आपसे आगे भी और बातचीत करेंगे, क्योंकि डॉक्टर सतीश जैन और डॉक्टर अनिल कुमार से एक एक रिएक्शन ले लें। डॉक्टर अनिल कुमार, अच्छी तरह से हमने ये तो समझ लिया कि ये ब्लैक फंगस होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं, लेकिन डॉक्टर अनिल, अब हम इससे बचें कैसे? मान लीजिए हो ही गया तो क्या उपाय है इससे बचने का? सईद जी, सबसे पहले तो आपने जो अभी एक क्वेरी किया कि कैसे आम आदमी को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि मैं संक्रमित नहीं हूं ब्लैक फंगस से, जैसा कि आपको भी डाउट हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फंगस है, अचानक ये जो सीवियर सिम्टम्स है, अंधा होना या ब्रेन तक चले जाना, अचानक नहीं जाता है। इसकी जो पॉइंट ऑफ एंट्री है फंगस की, ये सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल, नाक के तरफ से जाता है, और इसके बाद आपके चैनल के माध्यम से स्पेशली मैं उन लोगों को जो घर पे रह के इलाज कर रहे हैं, उन लोगों को मैं थोड़ा अवेयर करना चाहूंगा कि वो लोग ये देखें कि अगर नाक में कोई काला चीज दिख रहा हो, या ये जो है चेहरे का ये वाला साइनस वाला पार्ट, इसमें अगर सूजन हो गया हो, या तब इस 2 स्टेज के बाद ही ये ऑर्बिट में इन्वॉल्वमेंट होता है और तब ब्रेन में जाता है। यानी कि पहले नोज, साइनसेज, आंख और तब ब्रेन में जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कोई आदमी बिल्कुल आंख वाला प्रेजेंटेशन लेकर के आए, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे को स्पीकर बताए सारे प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर की डायबिटीज होना चाहिए, उसके लिए मैं उन लोगों को जो घर पे रह के इलाज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं अलर्ट करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, डॉट एंड कॉट जहां पर हो वहां पे अलर्ट होने की आवश्यकता है। डॉट का मतलब है कि जब आपका डायबिटीज मेलाइटस अनकंट्रोल्ड हो तब, और बाकी जो आपका है कॉट, यानी कि इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डायबिटीज मेलाइटस अनकंट्रोल्ड। और सबसे अहम बात है, जो घर पे लेकर के लोग ऑक्सीजन चलाते हैं, ऑक्सीजन जो लोग घर पे ले रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये ट्यूब जो है ये हर दिन चेंज होना चाहिए। कुछ लोग जो है कि एक ही से लगातार ऑक्सीजन लेते रहते हैं, ये भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जिससे फंगस जो है ज्यादा डेवलप कर रहा है। और दूसरा आप ये देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो हमारा रेगुलेटर लगता है, जो ये ऊपर में, जिसमें ये पानी जैसा लिक्विड है, देखिए, ये भी प्रत्येक दिन चेंज होना चाहिए जो लोग भी घर पे ऑक्सीजन ले रहे हैं। क्योंकि अगर ऑक्सीजन कोई ले रहा है और ये 2 चीज चेंज नहीं कर रहे हैं तो उसमें फंगस होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। तो ये हम उन लोगों को प्रेरित करेंगे कि कृपया आप अपना ट्यूब और ये इसका पानी हर दिन चेंज करें, और सिस्टेमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन का ना लें। और अगर आपकी इम्यूनिटी, शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, जैसा कि हमारे सारे लोग बताए कि अगर लीवर कैंसर हो या HIV हो या कोई इम्यूनोसप्रेसेंट थेरेपी चल रहा हो, तो उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल होकर के इलाज कराना चाहिए। क्योंकि हॉस्पिटल में अगर कोई दाखिल हो जाता है तो हम उसको अर्लीस्ट डिटेक्ट कर पाएंगे और ट्रीट कर पाएंगे। क्योंकि फंगस, ये ब्लैक फंगस का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसको हम अर्लीस्ट डिटेक्ट कर लें तो जान बचाने में हम डॉक्टर लोग काफी मददगार होते हैं और हम लोग सफल होते हैं। जी ठीक है डॉक्टर अनिल। डॉक्टर जैन, डॉक्टर सतीश जैन, डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये जो सेकेंड वेव है कोरोना की, इसने यूथ को बहुत ज़्यादा परेशान किया है और हमने अपने कई जवान साथियों को खोया है। क्या ये ब्लैक फंगस भी युवाओं पर ज़्यादा असर करेगा या कर रहा है? और दूसरी बात, हमने कुछ केसेस में देखा कि आंख निकालनी पड़ी, ये बहुत खतरनाक है, बड़ा डरावना है। तो ये स्थिति डॉक्टर जैन कब आती है?
बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे हमारे साथी डॉक्टर साहब ने कहा कि जिन लोगों की इम्यूनिटी कम है उन लोगों को ये ब्लैक फंगस अटैक कर रही है। तो इस सेकेंड वेव में जो कोविड, पहली वेव में भी ब्लैक फंगस के केसेस आए थे, पर सेकेंड वेव में वायरस ने इम्यूनिटी को ज़्यादा तोड़ा है। ये उन्हीं लोगों को अफेक्ट करती है जिनकी इम्यूनिटी कम हो। इस पर्टिकुलर सेकेंड वेव में जो वायरस आया है इसने इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया है। खासकर उन लोगों को जिनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम है, डायबिटिक है, उनके लिए एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। और खासकर जिनको स्टीरॉयड दिए गए हैं उनके लिए ये आग में घी का काम कर रहा है। तो इसमें इसने जवान लोगों को भी बहुत बुरी तरह अफेक्ट किया है। हमारे पास अभी 100 से ज़्यादा केसेस आए हैं जिनमें 40 से ज़्यादा लोग 20 से 30 और 35 साल की उम्र के हैं। तो ऐसा नहीं है कि खाली बुजुर्ग लोगों को डायबिटीज को अफेक्ट कर रहा है, ये जवान लोगों को भी अफेक्ट कर रहा है। जिनको डायबिटीज नहीं थी उनके भी स्टीरॉयड लेने के कारण शुगर इतना बढ़ गया, देखिए डायबिटीज से भी ज़्यादा 400, 500, 600 शुगर लेवल पहुंच गया और उनको ब्लैक फंगस का शिकार हुए। सो एज कोई बाधा नहीं है, किसी भी एज ग्रुप में लोगों में जिनकी इम्यूनिटी कम है ये फंगस उनको शिकार कर रही है जी। दूसरा, जैसे आपने पूछा आंख के लिए, ये जब फंगस आंख में पहुंच जाता है तो एक तरह से सेकंड स्टेज हो गई। जो नाक और जबड़े से आंख में पहुंचा है तो ये घातक अवस्था हो गई, क्योंकि आंख से बहुत जल्दी ब्रेन में पहुंच सकता है। आंख और ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन है, बहुत क्लोज कनेक्शन है। और आंख में अगर ये पीछे अपेक्स में पहुंच जाता है तो बहुत सारे लोगों की आंख को भी निकालना पड़ता है उनकी जान बचाने के लिए। और जो आंख पे इसका असर होता है, ऐसा नहीं है कि किसी की आंख की रोशनी चलेगी तो वो वापस आएगी। जो आंख पे असर है वो परमानेंट है। और आंख जब खराब हो गई तो उसके बाद उद्देश्य आंख को बचाना नहीं है, उद्देश्य जान को बचाना है, दूसरी आंख को बचाना है, ब्रेन में फैलने से रोकना है, क्योंकि ये बहुत तेजी से ब्रेन में फैलता है आंख के रास्ते। ये बहुत ख़तरनाक है डॉक्टर जैन, जिस तरह से आप बात बता रहे हैं। और लक्षण बहुत मामूली हैं। डॉक्टर स्वाति और डॉक्टर मलिक ने जिस तरह से बताया, उपाय बहुत ही अच्छा डॉक्टर अनिल ने यहाँ पर बताया। लेकिन हम बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लौट कर जब आएंगे तो म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, ये आखिर अगर हो गया तो हम क्या करें, और दूसरी सबसे बड़ी बात, ऐसा हम क्या करें कि ये हमें हो ही ना। इसी पर चर्चा देखते रहिए आज तक। म्यूकोमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस, ये कोरोना से ठीक हुए मरीजों में हो रहा है और बेहद खतरनाक स्तर तक जा रहा है। 4 डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ है। डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर साहब, ये कैसे हो जाता है और सिर्फ कोरोना वाले लोगों को ही होता है या आम इंसान को, हमें भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है? सही जी, ये जितनी भी फंगल इन्फेक्शंस हैं ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हैं। एक हेल्दी व्यक्ति के अंदर फंगस जनरली इन्फेक्ट नहीं करता, ये उन्हीं लोगों में करता है जो आईसीयूज में हैं, सिक हैं, डायबिटीज हैं। ये जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है, केवल उन्हीं के ऊपर ये प्रकोप अपना कर सकता है, हेल्दी लोगों के ऊपर नहीं कर सकता। इसके अंदर इतनी शक्ति और समर्थ फंगस में नहीं होती कि ये हेल्दी लोगों को इन्फेक्ट कर सके। सही जी, अब इसमें 2 सवाल आते हैं बड़े इंपॉर्टेंट। पहले तो इसको प्रिवेंट कैसे करें। प्रिवेंशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, जुडिशियस यूज ऑफ स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स किसी भी पेशेंट को नहीं मिलेंगे अगर वो मॉडरेट डिजीज में नहीं है या उसकी इंडिकेशंस नहीं है। मैंने देखा है कि अक्सर लोग जो हैं स्टीरॉइड्स पेशेंट्स खुद भी ले लेते हैं, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं। स्टीरॉइड्स का यूज जुडिशियस होना चाहिए। स्टीरॉइड्स लाइफ सेविंग जरूर है, लेकिन केवल वहीं दिए जाने चाहिए जहां पे आवश्यकता है, क्योंकि वो भी हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को कम करते हैं और ये फंगस आ सकती है। दूसरी चीज, प्रॉपर डायबिटीज का कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। ये प्रिवेंटिव मेजर्स बता रहा हूं, अगर हम ये सारे मेजर्स लेंगे तो आपको म्यूकोमाइकोसिस की बिल्कुल शिकायत नहीं होगी। तीसरी चीज, प्रॉपर क्लीनलीनेस बनानी बड़ी जरूरी है। जिस पानी में से ऑक्सीजन बबल करके पेशेंट के पास जाती है वो पानी बिल्कुल स्ट्राइल होना चाहिए। उसकी बॉटल डेली अच्छे से स्ट्राइल की जानी चाहिए, ट्यूबिंग सारी चेंज होनी चाहिए, वेंटिलेटर्स या जितनी भी इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो सब क्लीन होनी चाहिए और एटमॉस्फेयर आसपास का क्लीन होना चाहिए। ये अगर हम सारी चीजें करते हैं तो इससे प्रिवेंशन हो जाएगी। सिंपल सी बात है। आपने बड़ी अच्छी चीज कही। डॉक्टर साहब क्षमा माफी सर, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। उसके बाद डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर अनिल और डॉक्टर जैन भी हमारे साथ हैं, सतीश जैन जी, उनसे। मुसीबतों का पहाड़ हमारे देश पर टूटा है। कोरोना से हम लड़ रहे हैं, हर घर कहीं ना कहीं प्रभावित है और ऐसे में ब्लैक फंगस आ गया। डॉक्टर्स का एक पैनल तो हमारे साथ मौजूद है, लेकिन ये ब्लैक फंगस कितना खतरनाक है, किस हद तक ये हमें डराने वाला है, कुछ और डॉक्टर्स की जुबानी सुन लेते हैं।
इन मरीजों को एक फंगस की बीमारी लगी है जो एक घातक फंगल इन्फेक्शन है और वो उन्हीं को अटैक करता है जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। अभी कोविड के इन्फेक्शन के बाद कोविड इम्यूनिटी को कम करता है, उसके बाद जिनकी ऑलरेडी इम्यूनिटी कमजोर होती है जैसे डायबिटिक होते हैं तो उनको और ज्यादा कमजोर होगी इम्यूनिटी। और कोविड में जैसे स्टेरॉइड का यूज काफी हुआ है तो स्टेरॉइड देने से और इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो कोविड, डायबिटीज और स्टेरॉइड ये ऐसा टिकट्टा बन गया है जिसके कारण ये इन्फेक्शन पैदा हो रहा है। ये इन्फेक्शन पहले नाक को और जबड़े को पकड़ता है। इन्फेक्शन है या वो कैंसर की बीमारी है, इम्यूनो सप्रेशन जो पेशेंट है उन लोगों में ये इन्फेक्शन होता है, ये नोज़ के थ्रू चला जाता है और उसमें फिर बाद में ये साइनसेस में चला जाता है और इन्फेक्शन करता है। तो इसको हम लोग ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं और इसको प्रिवेंशन करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉपर हाइजीन रखें और जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड या इम्यूनो सप्रेशन पेशेंट हैं उनको ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। चेहरे या माथे में दर्द होना, नाक का बंद होना या पपड़ी जमना, एक तरफा चेहरे पे सूजन आना या पलकों में सूजन आना या आँखों में लालिमा आना, बुखार या नाक से खून आना, अगर इन लक्षणों को अगर पेशेंट जल्दी पहचान ले और किसी नेत्र या ईएनटी सर्जन से तुरंत परामर्श कर ले तो उसे एक गंभीर समस्या से बचाया जा सकता है। ब्लैक फंगस खतरनाक होता जा रहा है कोरोना मरीजों के लिए। जो ठीक होकर आए हैं उनको हो रहा है ब्लैक फंगस, लेकिन क्या आप और हमें भी हो रहा है? जो कोरोना मरीज नहीं है उन्हें भी हो रहा है। डॉक्टर अनिल, दिल्ली, पुणे, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, इस तरह के जो शहर हैं, बड़े शहर, मेट्रोज हैं, वहां 50-60 अगर इस तरह के ब्लैक फंगस के मरीज आए तो 11 की आंख निकालनी पड़ी। ऐसा क्यों? ये कितना खतरनाक है और ऐसा किस कारण से हुआ होगा? सही चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि ये वैसे ही लोग होंगे जिनका कि अवेयरनेस, जागरूकता अपने स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल कम रहा होगा। वो हॉस्पिटल लेट से आए होंगे, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहा होगा, या वो सिस्टमेटिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है, इंजेक्टेबल कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, वो हायर डोज में लिए होंगे। और भी बहुत सारी दवा है जैसे टोक्लीजुमाब, ऐसे इंजेक्शन पड़े होंगे और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली उनका डायग्नोसिस लेट हुआ होगा, क्योंकि ये मौका हमें देता है। मैं पहले भी आपको बताया कि सर्वप्रथम जो है मरीज को नाक से ही पता चलता है, उसके बाद यहाँ पे हमारे साइनस पे आता है, तब हमारा आई इन्वॉल्वमेंट होता है। और डेफिनेटली जो हमारे को स्पीकर भी ने बताया है कि जब हमारा आंख इन्वॉल्व हो गया है तो हमें आंख बचाने की उतनी आवश्यकता नहीं है जितना हमें जान बचाने पर ध्यान देना होगा। तो ये वक्त का खेल है। ये फंगस जो है हमारे जिंदगी और मौत के बीच में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट डिटरमिनिंग फैक्टर है और ये इंपॉर्टेंट रखता है कि हम किसी मरीज को बचा पाएंगे या वो मर जाएगा अगर हम फंगस को अर्लीस्ट डायग्नोस्ट कर लेते हैं। तो अगर डिले होगा तो डेफिनेटली जो है उसका कंसिक्वेंस नाक के बाद साइनस, साइनस के बाद आंख, आंख के बाद ब्रेन पे जाएगा और ब्रेन पे जाने पर हम मरीज को ज्यादा खो रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप डॉक्टर स्वाति। जिस तरह से डॉक्टर अनिल बता रहे हैं, हम आमतौर पर एक आम इंसान जो है वो ईएनटी की बीमारियों से जूझता है। नाक बहना, आंखों में जलन होना, आंखें लाल हो जाना या साइनस की प्रॉब्लम होना, हम घरेलू इलाज कर लेते हैं। स्टीम ले ली, आंखें साफ कर ली, कोई भी ड्रॉप डॉक्टर स्वाति हमने डाल लिया। ये आज के दौर में जब ब्लैक फंगस से हम डर रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है इस तरह से हमें करना, डॉक्टर स्वाति? जी देखिए, अगर हम समझे तो कोरोना की वजह से कंजक्टिवाइटिस भी होती है, जो कि शुरू के दिनों में होती है। जब हम देखते हैं कि आंखों से बहुत पानी आ रहा है, लाल हो रही हैं, उसी शुरुआती दिनों में हमें बुखार भी आना शुरू होता है। ये एक अलग चीज़ है। और अगर आप लंबे समय से आप स्टेरॉइड का सेवन कर रहे हैं, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, या आपका इम्यूनिटी लेवल जो है आप देख रहे हैं कि ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, या पहले से आप लंबे समय से कुछ ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स लेते आए हैं, तो ये वर्ग है जिन्हें ज़्यादा घबराने
घबराने और परेशान होने की जरूरत होगी और सतर्क रहने की जरूरत होगी, जिस तरह से अभी बात भी हो रही है। लेकिन अगर हम स्टीम ले रहे हैं या हमें शुरुआती फ्लू जैसे सिम्टम्स हैं और उनके लिए हम दवाइयां ले रहे हैं, तो वहां घबराने या परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमें ये म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होती है। ये तब होती है जब हमारा इम्यूनिटी लेवल बहुत ज्यादा गिर गया है और हमारा शुगर लेवल हाई है, या हम पहले से इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पर हैं, तभी ये फंगस हमें अटैक कर पाता है। और ये दो ही तरीके से शरीर के अंदर घुसता है, या तो नाक और मुंह से घुसेगा, या फिर अगर शरीर पे कहीं कट्स हैं तो वहां से स्किन के अंदर भी ये घुस सकता है। इसलिए खास तौर से ऐसे लोग जो डायबिटिक हैं, उनके हमने कई बार देखा है ओपन वुंड्स होते हैं, उनको भी आपको साबुन और पानी से अच्छे से धोना चाहिए ताकि वहां से फंगस ना अंदर घुसे। और जैसे अभी हम गाँव में पहुंचते हुए इस बीमारी को देख रहे हैं, तो वहां क्योंकि धूल धक्कड़ में ज्यादा होती है, तो गाँव वालों को पूरे कपड़े पहनने चाहिए ताकि उनके वुंड्स ढके रहे। कहीं भी अगर कोई शरीर पर कट है तो वो ढका रहे। तो पूरे आस्तीन के कपड़े, पूरी पैंट, इस तरह के कपड़े पहनकर अगर वो काम करेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। और दूसरा, मास्क लगाना। देखिए, मास्क ही एक ऐसी चीज है जो ना केवल हमें कोरोना से बचाएगा, बल्कि इस तरह के फंगस को भी अंदर घुसने से बचाता है। तो ये चीजें हमें करना बहुत जरूरी है। और वही सतर्कता का लेवल हाई होना जरूरी है, क्योंकि अब हमें लक्षणों की पहचान हो गई है। हम इतनी बार, आप भी जैसे प्रोग्राम कर रहे हैं, हम सबको लक्षण बता रहे हैं कि वो क्या है और वो क्या सेटिंग्स हो सकती हैं। जब आप ठीक हो जाते हैं, उसके बाद आपको अपने शुगर लेवल को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। वहां अगर हम लापरवाही करेंगे और वो अगर ज्यादा बढ़ेगा तो ये फंगस हमें अटैक कर सकता है। इसलिए इस वर्ग को खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, वेरी गुड। डॉक्टर मलिक, हम आपके पास आएंगे क्योंकि एक और रिएक्शन आपसे लेना है जो बच्चों के लिए क्लिनिकल ट्रायल को हमारी आज मंजूरी मिल गई है। लेकिन उससे पहले डॉक्टर जैन, क्योंकि ब्लैक फंगस की बात आपसे कर लें, फिर डॉक्टर मलिक के पास जाते हैं। डॉक्टर जैन, अब अवेयरनेस भी हुई, जैसा डॉक्टर स्वाति ने भी कहा कि अब हम जान गए हैं, पहचान गए हैं कि ब्लैक फंगस भी कुछ होता है, ये बेहद खतरनाक भी हो सकता है। अभी तक हम अनभिज्ञ थे। अब हम ऐसा क्या करें कि हम इस बीमारी को अपने पास आने ही न दें? खासतौर से वो लोग जो कोरोना से ठीक होकर आए हैं, उनको क्या एहतियात बरतना है? बिल्कुल आपने सही फरमाया, और यही समय की अभी ज़रूरत है। हमें इसके लिए एक संयुक्त तौर पे प्रयास करने होंगे। जो कोविड का इलाज कर रहे हैं हमारे डॉक्टर्स बंधु, उनको जो हाई रिस्क पेशेंट है जिनको ये ब्लैक फंगस लग सकता है, उनको आइडेंटिफाई करना होगा। खासकर वो लोग जिनको, जो डायबिटिक हैं, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, जिन्होंने स्टेरॉइड्स की दवाएं जिनको दी गई हैं, वो कोविड से ठीक होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, उनका ट्रीटमेंट खत्म होता है, तो उनको एक स्पेशल एहतियात की सलाह उनको देनी होगी कि आप कुछ सिम्टम्स का खास ध्यान रखें। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम हो तो आप नाक कान गला रोग विशेषज्ञ को संपर्क करें, क्योंकि ईएनटी स्पेशलिस्ट अपने दूरबीन द्वारा नाक के अंदर बहुत इजीली देख के पहचान सकते हैं कि ब्लैक फंगस की कहीं शुरुआत तो नहीं हुई है। सो पहला हमारे तरफ से प्रयास होगा, हमारे जो कोविड के डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं वो उन मरीजों को, हाई रिस्क पेशेंट को पहचाने जिनमें ब्लैक फंगस होने की संभावना है, क्योंकि मरीज को जब तक सतर्क नहीं करेंगे वो नहीं समझ पाएंगे। दूसरा, हमारे जो डॉक्टर्स जो ब्लैक फंगस का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको जरूरत है समझने की कि स्लाइटेस्ट, जो अर्लीस्ट अवस्था में इस बीमारी की जो मरीज प्रेजेंट करते हैं, उनको पकड़ सके, उनका जांच कर सके, और उनका अर्लीस्ट अवस्था में ही निदान करने का उनको मोटिवेट करें ताकि ये आगे नहीं बढ़ सके। ये इसका समाधान है। एक संयुक्त प्रयास होगा जो कोविड के फिजिशियन ट्रीट कर रहे हैं कोविड को, उनकी तरफ से और ईएनटी की तरफ से। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि डॉक्टर्स की भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है। डॉक्टर मलिक सर, आप ये ज़रूर बताइए कि जो क्लिनिकल ट्रायल शुरू हो रहा है, तो वैक्सीन, हमारी कोरोना की जो वैक्सीन है वो बच्चों पर कितना असर करेगी? डर लगता है कि बच्चे उससे कहीं उन्हें कोई नुकसान तो नहीं होगा, साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। और ये जो ब्लैक फंगस भी है सर, क्या ये भी बच्चों पर असर करता है? सही जी, 2-3 चीजें बस फंगस के बारे में बता के इस टॉपिक को क्लोज करेंगे। पहली चीज तो यह, हमें घबराने की फंगस से जरूरत नहीं है। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी बनी हुई है, जिनको कोविड नहीं है, जो डायबिटिक्स नहीं है, उनको ये फंगस बिल्कुल भी छू भी नहीं सकता, क्योंकि ये फंगस केवल वल्नरेबल पॉपुलेशन में आता है। और ये ना केवल कोविड के पेशेंट्स को, बल्कि सही जी ये भी बता दूं, जो टर्मिनली इल पेशेंट्स हैं हमारे, जो इम्यूनो सप्रेसिव ट्रीटमेंट पे हैं, कैंसर के हैं, या जो आईसीयूज में सेप्टिसीमियास के हैं, ये फंगस उनके ऊपर भी अटैक करता है। फंगस केवल वल्नरेबल पॉपुलेशन को अटैक करेगा, हेल्दी व्यक्ति को फंगस नहीं अटैक कर सकता। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बताना चाहूंगा। दूसरा, अर्ली डायग्नोसिस बड़ी सिंपल है।
जो भी आपको फंगस का सैंपल मिलता है, QOH की स्ट्रेनिंग होती है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की स्ट्रेनिंग होती है, उसमें इमीडिएटली आपको माइक्रोबायोलॉजिस्ट बता देगा, बड़ी सिंपल डायग्नोसिस है, आधे घंटे में बता देगा कि इसमें फंगस है और आप उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट कर दीजिए। सर्जरी भी हो सकती है, CT और MRI कराइए, देखिए कहां तक एक्सटेंड है, उसको निकालिए, एंटी फंगल दे दीजिए, ठीक हो जाएगा। अब हम आते हैं वैक्सीन के ऊपर। ये एक बहुत अच्छा पहल कदम है, मैं तो कहूंगा कि ये एक क्रांतिकारी कदम है सरकार का कि कोवैक्सीन को ट्रायल्स की 2nd और 3rd फेज ट्रायल की परमिशन भी मिल गई है और 520 बच्चे भी उन्होंने जो है वो निकाल लिए जिनके ऊपर की ट्रायल दिए जाएंगे। दोनों एम्स के अंदर ये ट्रायल्स होंगे। ये बहुत बड़ी पहल है क्योंकि 1/3 पॉपुलेशन हमारी 18 साल से नीचे की है और वो सारे वल्नरेबल हैं, उनको एक भी वैक्सीन नहीं मिली। उनके ट्रायल्स तुरंत शुरू होने चाहिए और जैसे ऐसे ट्रायल्स आए, बल्कि मैं तो ये भी सुझाव दूंगा कि साइड बाय साइड ट्रायल्स चले, साइड बाय साइड मैन्युफैक्चरिंग भी चले। जैसे ही ट्रायल्स अप्रूवल दें, इमीडिएट बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाए। ये बहुत ही बढ़िया कदम है सरकार का और इन बच्चों को बचाना बड़ा जरूरी है जो कि 2nd वेव में भी लिप्त हो रहे हैं और 3rd वेव में ज्यादा लिप्त हो सकते हैं इस बीमारी से। तो बहुत ही बढ़िया कदम है सरकार का, इसको होना चाहिए। लास्ट सजेशन ये दूंगा, कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो 12 से 18 साल में अप्रूव हो चुकी हैं, वो दी जा रही है। जब तक ये ट्रायल्स चलते हैं, ट्रायल्स को कम से कम 2-3 महीने लगेंगे, तब तक हम वो वैक्सीन प्रोक्योर करके भी अपने बच्चों को दे सकते हैं। लेकिन ये सरकार का बहुत अच्छा संवेदनशील स्टेप है जिसमें कि बच्चों के ट्रायल शुरू हो गए। बहुत बढ़िया सर, हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो डॉक्टर जैन, डॉक्टर अनिल कुमार और डॉक्टर स्वाति, हम आप तीनों से ये चाहेंगे कि एक एक करके आप, अब क्योंकि हम लोग बहुत डरे हुए हैं और कोई भी चीज़ कोरोना के बाद हमें और ज़्यादा डरा देती है, जैसे अभी 3rd वेव में बच्चे ज़्यादा प्रभावित होंगे, ये बात डरा रही है। ब्लैक फंगस ने तो एकदम से जान निकाल के रख दी है। डॉक्टर स्वाति, चलते चलते आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी? देखिए, पहली बात जरूरी यही है कि हमें पैनिक नहीं करना है किसी भी सिचुएशन में और ओवरबोर्ड नहीं जाना है। लेकिन क्योंकि हम लक्षण अब जानते हैं, हम पहचानते हैं और किन सेटिंग्स में फंगल का इन्फेक्शन होता है ये भी हम जानते हैं, तो इनको जानते हुए हमें जरूर ध्यान रखना है। और ठीक, खास तौर से जब ठीक होकर जब हमारा बुखार ठीक हो जाता है तो हम सोचते हैं कि जंग जीत ली, अब कोरोना खत्म हो गया। ये नहीं सोचना है हमें कि हमें बाद में भी अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोविड एक अलग तरह की बीमारी है, ये नॉर्मल फ्लू नहीं है। ये बात अगर हम याद रखें और पोस्ट कोविड भी रिकवरी पीरियड में भी अगर हम अपना ध्यान रखें तो हम इस बीमारी से जरूर बच सकते हैं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर अनिल, आप क्या सलाह देना चाहेंगे हमें? हम डरें, एहतियात बरतें या क्या करें? जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि ये ब्लैक फंगस अनकंट्रोल्ड डायबिटीज वाले में ज्यादा होता है, तो ये मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो लॉकडाउन जैसे चीज है, लोग घर में पड़े हुए रहते हैं, तो जो शुगर के मरीज हैं उनकी जो पहले की लाइफ स्टाइल थी, वॉक करना, चलना, वो बिल्कुल बंद कर दे रहे हैं अचानक। ये भी एक वजह है कि उनका शुगर लेवल आप अगर देखेंगे, जो भी कोरोना से संक्रमित लोग आते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उनसे बात करता हूं तो यही बताते हैं कि सर मैं कभी वॉक करना बंद कर दिया। तो मैं उन लोगों से, ऐसे लोगों से जो कि डायबिटीज के पेशेंट है, उनसे आग्रह करूंगा कि घर में ही जितना अधिक से अधिक हो सके व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें और अपने शुगर को बढ़ने ना दें, उसको कंट्रोल रखें जैसा आप पहले कंट्रोल। समय खत्म हो रहा है। डॉक्टर जैन, जल्दी से 30 सेकेंड हैं सर आपके पास, आपकी सलाह। सर, जैसे कि आपने समय बताया, एहतियात रखना चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ है। और मैं एक छोटी सी अपील सरकार से करना चाहूँगा इस समय कि ब्लैक फंगस में काम में आने वाली एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन की भारी किल्लत है, पूरे देश भर में किल्लत है, जिसके कारण मरीज बहुत बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। इस बीमारी की सबसे असरदार दवा है लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन। वो देश भर के किसी भी मेडिकल स्टोर पे कहीं अवेलेबल नहीं है। सरकार से हमारी पूरी कोशिश जारी है, किसी भी तरह इंश्योर करें कि ये इंजेक्शन